क्लास 10th के बोर्ड स्टूडेंट्स का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने क्लास 10th मैथ्स का पेपर दिया। उत्तराखंड बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं और पेपर देने के बाद आप अपने मार्क्स का अंदाज भी लगा रहे होंगे कि आपका पेपर कैसे हुआ होगा। तो मैं इस पेपर को सॉल्व करता हूँ, आपके सम्मुख रखता हूँ और अब तो आपके थोड़े पेपर बचे हैं, लगभग आप समाप्ति की ओर हैं पेपर के। तो जब आपके सब पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला पेपर जो आपने आज 7 मार्च 2025 को पेपर दिया मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन भी आप अवश्य देखेंगे, ठीक है, और अंदाज लगा लेंगे कि कितना मार्क्स आपके आ रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट 2026 में क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, जो वर्तमान में क्लास 9th में है, उनके दिमाग में भी होगा कि बोर्ड का पेपर किस रूप का होता है और कैसे आंसर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये पेपर, ये सॉल्यूशन, ये पेपर का हल बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आपसे कहना चाहूँगा पेपर का सॉल्यूशन देखने के बाद किस रूप में क्या लिखना था, क्या क्वेश्चन को किस रूप में सॉल्व करना था, ठीक है, तो जितना भी आपने किया बहुत अच्छा किया है, ठीक है। जिस बच्चे ने पूरे 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया है वो भी बधाई का पात्र है, और जिस बच्चे ने थोड़ा किया है वो भी बधाई का पात्र है, ठीक है। क्योंकि एक परीक्षा से किसी का भविष्य तय नहीं होने वाला, ये तो सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लाइफ में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो विभिन्न परीक्षाओं को आपको पास करना है, और ये तो आपका बोर्ड का पहला एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो आप जितना भी मार्क्स ला रहे हैं, जितना भी आपके अंक आ रहे हैं, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, अच्छे हैं आपके अंक, जितने भी आपके अंक आएंगे, ठीक है। तो मेरी सब बच्चों को शुभकामनाएं हैं, मेरे 10th के उन सब बच्चों को शुभकामनाएं हैं जो बोर्ड के पेपर दे रहे हैं। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और आपका भविष्य उज्जवल हो। लगातार काम करने से, लगातार मेहनत करने से जीवन अच्छा होगा। प्रतिदिन कुछ न कुछ नॉलेज अपने अंदर लेना है, ठीक है। बारिश की बूंदों से हमें एक सीख लेनी चाहिए। बारिश की बहुत छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, पर जब वो लगातार गिरती रहती हैं तो नदी का बहाव बन जाती हैं। कहाँ एक छोटी बूंद और कहाँ नदी का बहाव। तो छोटा परिश्रम आगे जा कर के बहुत बड़ी सफलता में बदलता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। तो आइए अब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, कक्षा 10 गणित उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 प्रश्न पत्र का हल। जो प्रश्न नंबर 1 है वो बहुविकल्पी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें है। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, एक पार्ट 1 मार्क्स का है, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क ख ग घ ग च छ, ठीक है, और ज, यहाँ तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें केवल कौन विकल्प सही है वही लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, व्याख्या नहीं देनी है। अब आप कह रहे होंगे कि सर कैसे मालूम चलेगा सीधे, तो ठीक है, आपको जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी, या जिन बच्चों ने आज पेपर किया है, आपने बाएं पेज पे, कॉपी के लेफ्ट पेज पे कैलकुलेशन की होगी और फिर आंसर सीधे लिखने होते हैं इनके। बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ कहते हैं जिनको, उनमें सीधे आंसर लिखा जाता है। तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। Which of the following numbers is not the irrational? अब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जब उनका वर्गमूल निकाला जाता है तो वो सब अपरिमेय बन जाती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इरेशनल। ठीक है, तो 2 क्या है? 2 आपका प्राइम नंबर है, पर स्क्वायर रूट में ये अपरिमेय बन गया। 3 भी क्या है? ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल निकल गया तो ये भी अपरिमेय बन गया। ये भी अपरिमेय बन गया, केवल ये परिमेय है, क्योंकि वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, प्लस माइनस 2। तो +2 बोलो, -2 बोलो, तो ये परिमेय है, मतलब अपरिमेय नहीं है। प्रश्न के स्वरूप में पूछा गया है कौन सी अपरिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय नहीं, तो ये क्या है? ये परिमेय है एक्चुअली। तो उत्तर कैसे लिखना है? ठीक है डियर स्टूडेंट, आप लिखेंगे, आपको एग्जाम में अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाह रहा हूं, जो 2026 बोर्ड का एग्जाम देंगे, ठीक है, तो इस रूप में आंसर आपको लिखना है कि विकल्प थर्ड सही उत्तर है। भाई इतना ही आएगा इसमें, आपको इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, भाई इतना ही हो गया। कुछ रफ करना चाहते हैं तो कॉपी के बाएं पेज पे, ठीक है। तो विकल्प थर्ड सही उत्तर है, ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए कि बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात, द्वि मतलब दो घात है, यहाँ पर x की घात 2 है, अरे बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - 7x - 15 विल बी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर जान लिया आपने, तो अब मैं इसको मिटा लेता हूँ और यहाँ जगह बना लेता हूँ इसको सॉल्व करने की, क्योंकि डिटेल में बता इसलिए रहा हूँ कि ज्ञान के लिए। अभी आप 10th के स्टूडेंट हैं, पेपर आपने भले ही दे दिया है, पर नॉलेज भी तो आपको गेन करना है, या जो नए न्यू कमर हैं, जो नए स्टूडेंट आएंगे 10th में, उनको भी तो देखना है। तो ये है द्विघात पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x² - 7x - 15। आपने द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? द्विघात बहुपद ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद है। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, x की घात 2 है ना, तो ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो उसी रूप का ये भी है x का स्क्वायर, तो द्विघात बहुपद है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके शून्य का मतलब ये हुआ कि x के वे मान जो इसमें रखने पर इसका मान 0 हो जाए, उसको कहते हैं शून्यक, जीरोस। x के वे कौन मान हैं जिनको यहाँ रखने से इस बहुपद की वैल्यू 0 होगी। दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 आर कॉल्ड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x के वे मान जो इसको शून्य कर दें, ठीक है। तो मैंने कहा, बाय द वे मैंने कहा कि लेट अल्फा और बीटा वो दो शून्य का है, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। तो क्या होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, समीकरण सिद्धांत से, पहले मैं इस पर अप्लाई करता हूं कि यदि इसके शून्य भी ये है, तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, शून्यकों का योग, एडिशन ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एक्स का कोएफिशिएंट b है ना, तो उसको नेगेटिव कर लेंगे, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट
ये आ गया, तो माइनस बी बाई ए। और शून्यकों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस क्या होता है, ए कांस्टेंट सी बाई ए, अल्फा बीटा इन जीरोस का मल्टीप्लाई, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। तो अब इससे तुलना करिए, यदि मैं ये कह रहा हूं कि इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होगा एक्स का कोफिशिएंट का साइन चेंज कर लो, -7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, तो माइनस माइनस हो गया 7/2। ये शून्यकों का योग है, सम ऑफ जीरोस। और अल्फा बीटा होगा जो इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, -15, तो -15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 2, तो -15/2 के शून्यकों का गुणनफल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस विल बी, तो ये है शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, -15/2, तो -15/2 ये आंसर करेक्ट है। तो इसका लिख देंगे आपकी विकल्प सेकंड सही उत्तर है, विकल्प सेकंड सही उत्तर है। जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो वो लिख देंगे ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। भाई इतना ही लिखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आपको अपना समय भी तो बचाना है अन्य क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का गौ देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an = 5n-2 हो, ये nवां पद है समांतर श्रेणी का हो, तो उसका चौथा पद क्या होगा, चौथा पद निकालना है, इनमें से कौन सा होगा। इफ द nth टर्म ऑफ एन APAN = 5n-2, इट्स फोर्थ टर्म विल बी। अब ध्यान दो डियर स्टूडेंट कि an ये nवां पद है, ये nth टर्म है, AP का nवां पद दिया हुआ है 5n-2, 5n-2, जहां n क्या है, ये पद है, ठीक है, क्या है, ये पद है। n = 1 कर दूं तो 5 × 1 क्या हुआ, 5, 5 - 2 3, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, n = 2 करूँगा तो 5 × 2 = 10 - 2 8। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा वाला निकालना है, फोर्थ टर्म, चौथा पद, तो n की जगह 4, तो A4 n = 4, A4 = 5 × 4, 5 × n - 2, तो कितना हो गया, 5 चौके 20 और 20 में से 2 गया 18। तो इसका चौथा पद an मतलब ये पद की संख्या है, तो an मतलब A4, n = 4, चौथा पद चाहिए, 4 टर्म चाहिए, तो n = 4, तो जहाँ n है वहाँ मैं 4 कर दूंगा। और 5n का क्या मतलब है, 5 × n, तो 5 × 4 - 2, तो 5 4 = 20, 20 - 2 कितना 18, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही है, पहला वाला। तो इसका मैं आंसर लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट। और इतना काम किस में करना था या किस में करना है बच्चों ने, बाएं पेज पे, लेफ्ट पेज ऑफ कॉपी, ऊपर लिख देना चाहिए कॉपी के बाएं पेज पर, जहाँ पर रफ करना चाहते हैं रफ वर्क, और उसको रफ करके मतलब एक लाइन मार देनी चाहिए, जिससे जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं कि कंफ्यूज मन में हूँ कि बच्चे ने सवाल किया है कि ये रफ है, लिख देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये मैं नए बच्चों के लिए कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने इस समय एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, उन्होंने तो ऐसा लिखा ही होगा। तो विकल्प कौन सा सही है, पहला वाला विकल्प फर्स्ट सही उत्तर है। या विकल्प फर्स्ट सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, विकल्प फर्स्ट सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक हो गया। अब इसको देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का।
साइन 18 डिग्रीज बाई कॉस 72 डिग्रीज, इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान कितना होगा। तो मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर यूज करूँगा, डू अंडरस्टैंड। साइन 18 है ना, साइन 18 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्रीज। साइन 18 को मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं क्या लिख दूंगा इसको कि साइन 90 माइनस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72। अब आप बोलेंगे मैं कहाँ से लाया इसको, ऐसा मैंने इसको कहाँ से लाया, क्यों लाया। कॉस 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 ही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा बोलिए। 19 में 72 माइनस किया तो कितना आ गया 18। तो ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आप देखो, अब दर्शन आप देखो कितना हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए इसको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने कि साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्रीज माइनस थीटा, थीटा की जगह 72, तो ये बन जाएगा कॉस 70, नहीं बनेगा। इसकी जगह क्या है 72 है, तो क्या हो जाएगी कॉस थीटा मतलब 72 यहाँ पर। तो ये बन गया मेरे पास कितना, इसकी वैल्यू होगी कॉस 72 डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्रीज, और इससे कट जाएगा, अंश भी उतना ही है, हर भी इतना ही है, न्यूमरेटर भी वही है, डिनोमिनेटर भी वही है, कट करके ये आ गया कितना 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये वाला आंसर क्या है सही है, ये वाला ऑप्शन क्या है सही है, ये वाला विकल्प क्या है सही है। तो मैं लिख दूंगा विकल्प 4 सही है, भाई इतना ही बहुत है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है डियर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए और क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का गांव वाला पार्ट देखते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति का। और जब भी आपने निर्देशांक ज्यामिति की होगी तो आपको बताया गया होगा कि पूरे किसी तल के किसी प्लेन के हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, ये भी इनफाइनाइट जाता है, ये भी इनफाइनाइट जाता है, तो पूरे प्लेन के 4 इक्वल पार्ट्स। इसको हम लिख देते हैं एक्स एक्सिस और ये हो जाती है वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसने पूरे इस प्लेन को 4 पार्ट्स में बांटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये तरीका है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नो। जो मैथमेटिशियन ने तरीका बताया है उस हिसाब से चलना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थ चतुर्थांश। अब बिंदु यहाँ है, कोई पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन मैं आपको बताता हूँ, इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है, किस रूप की है। यदि आप ओरिजिन के मूल बिंदु के, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ये मूल बिंदु है। यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, या ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये भी याद रखना स्टूडेंट्स कि मूल बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0। तो जब ओरिजिन से दाएं चलते हैं एक्स एक्सिस पे तो प्लस चलते हैं, ओरिजिन से बाएं आते हैं तो माइनस होता है एक्स एक्सिस पे। ऊपर वाई एक्सिस है, ओरिजिन से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे आएंगे तो नेगेटिव, ठीक हो गया, ये चिन्ह है। अब यहाँ आना है, तो यहाँ आने के लिए कैसे होगा, पहले ऐसे जाएंगे हम यूँ यूँ, और तब जाएंगे फिर यूँ। तो एक्स एक्सिस पर भी प्लस और वाई एक्सिस पर भी प्लस नहीं होगा, ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस प्लस
और एक्स एक्सिस में दाएं ओर जा रहे हैं प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो निर्देशांक हैं, एक्स वाला भी और वाई वाला भी, दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव। जैसे ये है, ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, क्योंकि ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, माना यहाँ आना है, यहाँ ये है सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ आने के लिए पहले एक्स में यूँ चले, यूँ, और फिर वाई में चले। तो एक्स के बाएं ओर जो चलते हैं, एक्स एक्सिस में जब ओरिजिन की बाएं ओर चलते हैं सॉरी टू अंडरस्टैंड, ओरिजिन से बाएं ओर चलेंगे एक्स एक्सिस में तो होता है माइनस। ठीक है, तो माइनस, पहला कोऑर्डिनेट माइनस हो गया, और ऊपर के लिए पॉजिटिव, वाई वाला पॉजिटिव है, तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव। तो कौन सा वाला होगा जो पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ये। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर मैं तब लिखता हूँ, यदि थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस पे पहले ऐसे जाना पड़ेगा, फिर वो एक्सिस पे, तो एक्स में भी माइनस और वाई में भी माइनस। ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वाई भी माइनस, वाई ऊपर प्लस है। ठीक है, एक्स इधर दाहिने तरफ प्लस है, एक्स लेफ्ट में माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के लिए एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस और माइनस। तो यहाँ आप देख रहे हो ये वाला जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, माना यहाँ पर कोई बिंदु है, तो पहले मैं एक्स में चलूँगा, यूँ प्लस, और नीचे फिर माइनस, वो एक्सिस में नीचे नेगेटिव, तो प्लस और माइनस। प्लस माइनस वाला कौन है, जैसे ये है, ये किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। ठीक है, तो जो प्रश्न आपको पूछा गया था कि द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स वाला होता है। तो एक्स नेगेटिव किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो है पर इसमें वाई भी नेगेटिव है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसमें एक्स पॉजिटिव है, ये भी नहीं है, ये एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका होगा, मैं लिख लेता हूँ। चलिए आप देखो, आप देखिए, विकल्प फोर्थ सही है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। मूल मतलब एक्स के वे मान जिनको मैं यहाँ रखूँगा तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, मतलब बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो जाएगा। वो क्या हो जाएंगे, उसके मूल कहलाते हैं। जीरोज भी कहेंगे, मूल भी कहेंगे। ठीक है, रूट्स मीन्स एक्स की वे वैल्यूज़ जो मैं यहाँ रखूँगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो वो कहलाएंगे रूट्स, मूल। तो आप देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैं इसको कैसे कर लूँगा, देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 5 स्क्वायर 25। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे और एक बार माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस। अब ये इन दो का मल्टीप्लाई 0 है।
आप देखो इन दो का मल्टीप्लाई 0 है तो क्या निकल के आता है। आप देखिए मेरे पास अब हो गया x प्लस वाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दो का मल्टीप्लाई 0 है। इन दो का मल्टीप्लाई 0 में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो ये 0 है ये 0 नहीं है तब भी 0 हो जाएंगे, या तो ये 0 है ये 0 नहीं है तब भी ये 0 हो जाएंगे, या ये भी 0 है ये भी 0 है तब भी ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो यदि मैं x प्लस 5 को 0 ले लूँगा तो इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू -5, ठीक है। और यदि ये वाला 0 है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट -5 वहाँ जाएगा तो हो गया +5। तो ये हो गए दो मूल, x की दो वैल्यूज आ गई, एक 5 और एक -5, तो ये होंगे मूल, ये रूट्स हैं। क्योंकि x की वैल्यू मैं 5 यहाँ रखूँगा, इसमें x की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 हो गया ना 0। तो x इज इक्वल टू 5 इसका रूट है, इसका मूल है। -5 देखो x की जगह पे -5, -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 25, तो 25 माइनस 25 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के दो रूट हैं, दो मूल हैं। कौन कौन? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप देखेंगे कि x की दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू +5, तो ये है मूल। तो कौन सही है? ये वाला, ठीक है ना। विकल्प सेकंड सही है, ये वाला सही है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देखिए डियर स्टूडेंट। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, समरूप त्रिभुज, समरूप जिनका रूप एक ही है, जहां AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो, तो QR का मान होगा। If triangle ABC and triangle PQR are similar, where AB is equal to 2 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, PQ is equal to 4 centimeter, the value of QR will be। एक क्वेश्चन समरूप त्रिभुज का अक्सर पूछा ही जाता है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल एक ट्रायंगल फॉर एग्जाम्पल ये है ABC और दूसरा ट्रायंगल ये है PQR। यदि ये सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, उनका रेशियो क्या होता है? सेम होता है। जैसे AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR, ये होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब जो दिया है वैल्यू रख लेता हूँ। AB दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, समरूप समझ गए। टू ट्रायंगल समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PQ। और दूसरी बात कि उनके संगत कोण समान होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। ये समरूप त्रिभुज की कंडीशन है। तो यहाँ पर जिस रूप में क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि ये सिमिलर है, दिया हुआ है समरूप है, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान। AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई
PR। अब आप देखो AB क्या है 2 सेंटीमीटर, PQ कितना है देखो 4 सेंटीमीटर, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, और QR की वैल्यू चाहिए, देखो QR की वैल्यू चाहिए, तो इसकी मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ी, इतने में ही मेरा काम हो जाएगा। तो जो इक्वेशन मेरे पास अब आती है डियर स्टूडेंट, उसको मैंने सॉल्व करना है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा इक्वेशन को। अब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी यहाँ, और 2 इंटू QR इज इक्वल टू इसकी यहाँ दिस टू दिस 4 इंटू 3 इसकी मल्टीप्लाई है 2 इंटू QR इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो QR इज इक्वल टू इससे यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4 इंटू 3/2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो QR कितना हो गया 6। तो आपको पूछा होता QR विल बी, QR का मान हो जाएगा 6, ये वाला आंसर आपका सही है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा डियर स्टूडेंट, आप देखो मेरे पास जो आंसर आया है, आप देखो विकल्प थर्ड सही है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज। अभी क्या आपसे कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, किस नॉलेज के आधार पर एक प्रश्न है पूछा हुआ, मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूँ, ठीक है। आगे भी आपके काम आएगा, जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ भी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, प्रायिकता पढ़ेंगे, 12th में जाएंगे वहाँ भी प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है ना। या जो नए स्टूडेंट आएंगे, जो अब 10th में आने वाले हैं, उन्होंने भी पढ़ना है। देखो माना कोई कॉइन टॉस किया, कोई सिक्का उछाला, तो 2 ही घटनाएं हो सकती हैं, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, ठीक है, 2 ही तो घटनाएं होंगी, प्रारंभिक घटना, 2 ही प्रारंभिक घटनाएं होनी है, 2 ही एलिमेंट्री इवेंट होंगे, या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। तो हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई कॉइन आपने टॉस किया तो हेड गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ये तो आप जानते हैं। और कोई कॉइन आपने टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सिक्का उछाला तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि एक ही हेड है वहाँ, और 2 चीज़ें ना, हेड और टेल मिलके हो गए 2, अरे हेड है 1 तो 1/2 प्रायिकता हेड आने की, चिताने की, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, पट आने की प्रायिकता वो भी 1/2। अब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, PH प्लस PT इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया 1, ये है आंसर होगा 1। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपने डाइस फेंका, कोई पासा फेंका आपने, तो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6, ये तो होगा। कोई डाइस फेंका आपने, कोई पासा फेंका, तो क्या आ सकता है उस पर, या तो 1 आएगा, आपने डाइस फेंका, पासा फेंका, लूडो खेलते ना सांप सीढ़ी वाले के लिए, तो वहाँ जो आपको लूडो होता है, डाइस बोलते हैं ना उसको, ठीक है ना, उस पर 6 फेजेस हैं, एक पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, चौथा है, 5वां, 6वां है। तो जब आप उसको फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब आप जानते हैं इतनी घटनाएं हो सकती हैं, कितनी प्रारंभिक घटनाएं हो सकती हैं, कितनी एलिमेंट्री इवेंट्स हो सकती हैं जब किसी डाइस को आप फेंकेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 में भी कोई भी आ सकता है। तो 1 आने की प्रायिकता कितनी 1/6, क्योंकि 1 तो वहाँ एक ही है, 1 बाई, और कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1/6।
2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6, 5 आने की प्रायिकता भी 1/6 और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6। सारी प्रायिकताओं को जोड़ लो, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। जब पासा फेंका जाएगा, डाइस फेंका जाए तो 6 प्रारंभिक घटनाएं हो सकती हैं, 6 एलिमेंट्री इवेंट्स हो सकती हैं और उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को मैं प्लस कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 5 6, तो 6/6 हो गया 1। तो 2 उदाहरणों से मैंने आपको इसका आंसर समझा दिया है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज ये 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है? 1। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ऊपर। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन का हो गया डियर स्टूडेंट, कितना हो गया? विकल्प सेकेंड सही है। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट। संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स 6 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। आपको 6 और 20 का क्या निकालना है? एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप जानते हैं कि 6 = 6 को क्या लिखते हैं आप? 2 × 3। ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, 3 विभाज्य संख्या है, तो 2 × 3 6। ठीक है, और 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 20 को 2 × 2 × 5, 5 2 जा 10, 2 जा 20। 2 भी क्या है? प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, तो गया प्राइम फैक्टर। ठीक, अब जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? पहले कॉमन देखते हैं। देखो ये कॉमन है दोनों में, तो केवल 1 2 आ जाएगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो ये भी आ जाएगा। छोड़ा फिर कुछ नहीं जाता। पहले कॉमन लिखे जाते हैं और बाकी जितने छूट गए वो सब लिखे जाते हैं। तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 6। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम किसका? 6 और 20 का एलसीएम हो गया डियर स्टूडेंट 60। 6 और 20 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 20 से भी डिवाइड हो जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जगह बना लेता हूँ, उसको भी आप देखो। सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ। देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए b² - 4ac > 0, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? If b² - 4ac > 0 for the quadratic equation ax² + bx + c = 0, what will be the nature of the root? आप जानते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² + bx + c = 0, कोई द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप निकालते हैं विविक्तिकर, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट। उसकी वैल्यू क्या होती है? b² - 4ac होता है विविक्तिकर। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है ना,
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, विविक्तिकर का नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, ऋण नहीं आ रहा है वो, 0 से बड़ा, ठीक है। तो कितने मूल होंगे इसके, कितने रूट होंगे, 2 घात का है तो 2 रूट्स होंगे। 2 पावर का है, 2 घात का है तो 2 मूल होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो मूल क्या होंगे, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूल क्या हो जाएंगे, जो डियर स्टूडेंट, वास्तविक मूल हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे। मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक, 2 भिन्न वास्तविक मूल। आप ऐसा लिख सकते हैं, यदि वो 0 है तो दो भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। आप समझे? दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac is discriminant. If the value of b square minus 4 is greater than 0, then there will be 2 roots which are real. 2 real roots, distinct, अलग अलग आएंगे वो, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 real distinct root। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, इतना ही लिखना था आपने। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इतना 1 नंबर आपको मिल जाना है। पर मैं थोड़ा सा और डिटेल भी बता देता हूँ, ठीक है। यदि क्या होगा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो गया, 0, विविक्तिकर 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो आप लिखेंगे 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन देयर विल बी 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। क्वेश्चन आपको ये नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है, पर मैं और थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। और तीसरी बात कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये 0 से छोटा है, मतलब ये यदि ऋणात्मक हो गया तो क्या हो जाएगा, यदि ये 0 से छोटा हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप लिखेंगे कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, तब रियल रूट निकलेंगे ही नहीं, आप वहाँ पर कहानी बंद, ठीक है। तब रूट कहाँ निकलेंगे वो आप 11 में पढ़ेंगे उसको। तो फिलहाल आपके सिलेबस में यही है, वास्तविक मूल तो नहीं होंगे, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं, इसमें लिख देंगे आप ऐसे, ठीक है। पर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था तो इतना ही आपने लिखना था, ये अतिरिक्त तो मैंने आपको जानकारी दे दी, ठीक है, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे पर भिन्न भिन्न उनके मान होंगे, ठीक है। इतना ही आपने लिखना था, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ मैंने 2 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है और एक क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूँगा मैं। समांतर श्रेणी 1357 का nवां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP 1357 डैश डैश डैश। अब कहाँ तक ये मालूम नहीं है, इसलिए 3 डॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका nवां टर्म चाहिए, AP है,
समांतर श्रेणी है, AP है, क्या है 1 3 5 7 डैश 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 AP है। AP क्यों है? इसमें से माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2 आएगा, तो AP हो गया। तो मैं लिख देता हूँ AP मतलब समांतर श्रेणी। AP का प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, उसको हम दिखाते हैं A से, वो आपके पास है 1। ठीक, अब लिखते हैं सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D कैसे निकलता है? दूसरे में से पहले को माइनस कर लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो 3 - 1 तो दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एन टर्म क्या होता है? एन टर्म ऑफ एन AP, AP का एन टर्म TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, यह है AP का एन टर्म। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र है ये, दिस इज द एन टर्म ऑफ एन AP। तो एन टर्म चाहिए, एन तो पूछ रहा है, nवां पद ज्ञात कीजिए, तो TN इज इक्वल टू A कितना है बच्चों? देखो A1 है पहला वाला पद, जहाँ से AP शुरू हो रही है, जानते समांतर श्रेणी प्रारंभ होगी, पहला वाला पद वो A हो जाता है 1 प्लस N तो मालूम नहीं है, N - 1 इंटू D है यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। TN इज इक्वल टू मेरे पास क्या हुआ 1 प्लस N - 1 इंटू 2, तो TN इज इक्वल टू 1 प्लस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो 2N - 2। ठीक है, तो TN कितना हो जाएगा? TN इज इक्वल टू 2N - 2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना हो गया? -1 हो गया। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद क्या हो जाएगा? n टर्म विल बी 2N - 1, nवां पद आ गया डियर स्टूडेंट। सिंपल सा 2 लाइन में आंसर। ठीक है, मैं तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर रहा हूं, आप सीधे भी लिख सकते थे इसी फॉर्मूले को यहाँ पर ए सीधे यहाँ से लिखते, इतना लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं थी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब nवां पद से हमें क्या लाभ होता है? यदि मैं पहला पद निकालना चाहूँगा तो मुझे इसके सारे पद मालूम हो जाएंगे इस AP के। n पहला पद n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 2 - 1 1 आ गया। दूसरा पद सेकेंड टर्म n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 4 - 1 3 आ गया। n इज इक्वल टू 3 3 2 जा 6 -1 5, n इज इक्वल टू 4, चौथा वाला पद 2 इंटू 4 8 - 1 7, और भी आप आगे निकाल सकते हैं। तो ये यूज़ है एन टर्म वाला। ठीक है, चलिए एन टर्म निकालने का ये फायदा है। तो पूछा भी था क्वेश्चन में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। आइए, आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। यदि tan A इज इक्वल टू 3/4 तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। इफ tan A इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल A मान लिया, ये 90 डिग्री एंगल है, तो लंब हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया, और ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूज कर्ण बन गया। ठीक है, आपके पास क्या है tan A इज इक्वल टू 3/4। tan A, इस A के सामने की साइड ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर। कोण के सामने की भुजा लंब होती है हमेशा, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये 3 और ये कितना 4। ठीक है, तो यदि मैं इसका नाम लिख दूँ इस ट्रायंगल का ABC,
तो ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना आएगा डियर स्टूडेंट, ए बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, तो कितना होगा 25। तो ए सी स्क्वायर आ गया डियर स्टूडेंट 25, तो ए सी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ए सी हो जाएगा 5, ये आ गया 5। प्लस माइनस 5 होगा ना, तो माइनस डिस्टेंस है, कोई लंबाई उसको नेगेटिव नहीं लिखते, ए सी 5 हो। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, लंब क्या है, एंगल के सामने के साइड ये 3, और कर्ण क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है 5। तो साइन ए हो जाना है डियर स्टूडेंट 3/5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस रूप में आपने इसको करना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में ये क्वेश्चन होना था।